नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। एकदम कमाल की क्लास आपके सामने आपको देखने को मिल रही है और एकदम से कहते हैं ना, धुआंधार भौकाल अगर कुछ है तो वो यही क्लास है। कमाल की बात यह है कि इस क्लास के अंदर जिस प्रकार से अभी मैं चीजों को स्टार्ट करने वाला हूं वो अलग ही लेवल पर स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप बहुत तगड़े तरीके से तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो होगा वो सब कुछ देखने वाला है। अब जो होगा वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होने वाला है, तो चीजों को उसी माध्यम से स्टार्ट करते हुए हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं मूल विधि के लेक्चर 20 के पॉश एक्ट 2013 के बारे में, जो पार्ट 2 आपका होने वाला है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप पूरी मूल विधि पढ़ना चाहते हैं तो पूरी मूल विधि को मैं इस बार कसम खा चुका हूं कि YouTube के ऊपर ही पूरी मूल विधि को मैं कराने वाला हूं। सिर्फ मूल विधि नहीं, इस प्रकार के और भी सब्जेक्ट मैं आपको पूर्णतः यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देखते हैं, ये बेसिकली एक चैप्टर है। ये पूरी की पूरी आपकी प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है। इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि यहां से स्टार्ट होता है टाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, और सारे के सारे जितने भी एक्ट्स हैं आपके, सब इसके अंदर इंक्लूड अप कर दिए गए। कंपाइलेशन इसके अंदर कर दिया गया है। इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री का भी वन शॉट डाल दिया गया है, मेडावल हिस्ट्री का वन शॉट डाल दिया गया। अभी मूल विधि का वन शॉट इसके अंदर चल रहा है। रेडी रहना बेहतरीन तरीके से इसके बारे में समझने के लिए। तो जितने बच्चे क्लास के अंदर आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसका जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी मैं करा चुका था। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं करा चुका था, काफी लोगों ने देख लिया होगा। आज हम पॉश एक्ट के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, हमेशा की भांति आज भी वही रहेगा। पहले मैं आपको थियोरी बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड इसकी जो प्रैक्टिस होगी वो भी मैं कराने वाला हूं। लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुआ था उस हिसाब से पहले मैं पॉश एक्ट को देखता हूं। समझाते हुए उन सभी बातों पर मैं डिस्कशन कर चुका था। पॉश एक्ट को मैंने यहां से स्टार्ट किया था। पहले मैंने बताया कि पॉश एक्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, पॉश एक्ट का स्थायित्व कैसे है, कैसे पॉश एक्ट काम करता है, पॉश एक्ट की जरूरत क्यों, कहां, कब कब पड़ेगी, ये मैं बता चुका था। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका उद्देश्य क्या है। अच्छा, इसको इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों भाषाओं में इस प्रकार से उल्लेखित करते हुए बताया था। फिर मैंने पॉश एक्ट के बारे में बताया था कि पॉश एक्ट बना कैसे है, इसके अंदर कितने भाग हैं, टोटल भाग कितने, धाराएं कितनी है, यह पारित कब हुआ, यह लागू कब हुआ, ये सब चीजों के ऊपर भी मैं डिस्कशन कर चुका हूं। इसके बाद फिर मैंने एक एक करके इसको डिस्क्राइब करना शुरू किया था। पहले मैंने बताया था पार्ट 1 में धारा 1 से लेकर 3 तक देखने को मिलती है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर सभी परिभाषाएं, ये मैं बता चुका था। और सेक्शन 3 में बता चुका था, जिसका मतलब होता है यौन उत्पीड़न का रोकथाम करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। और आज की क्लास में मैं आपको ऑलरेडी ऑलरेडी ये बात बता चुका था कि आज की क्लास में मैं क्या बताऊंगा। मैंने कहा था कि आज की क्लास में मैं आपको सेक्शन 4 बताने वाला हूं, जो भाग 2 के अंतर्गत आता है। भाग 2 में केवल एक ही सेक्शन है, सेक्शन 4, जिसका मतलब होता है आंतरिक शिकायत समिति का बनाया जाना। अभी आंतरिक शिकायत समिति क्या होती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी आपकी क्या देखने को मिलती है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाला था। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार बता दीजिए, यहां से आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए बताइए मुझे फटाफट से आंतरिक शिकायत समिति के बारे में। आप मुझे बताएं कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। फटाफट आप बताइए भाई। 7 साल की सजा होगी। जो बच्चा एक सवाल पूछ रहा है जिसका नाम है यागेंद्र कुमार यादव, उसका आंसर होगा 7 वर्ष की सजा। अब यहां ध्यान दे लीजिए, हैं, यहां ध्यान दे लो बाबू। ठीक है, आपके सवाल का जवाब अब आपको मिल गया। अब यहां पर हम ध्यान देते हैं, इसके बारे में बताइए। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो बिना परेशानी के आप मुझे बताएंगे कि इसमें आपको कोई दिक्कत वगैरह ना हो। फटाफट हम बात करते हैं। ठीक है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की हम बात करते हैं। अब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की हम बात करते हैं। सर इसके बाद कितनी क्लासेस और होंगी? प्रीत त्यागी बाबू, आप तो मैं क्या बोलूं, आप पढ़ने पर ध्यान दे लो बाबू, उसके बाद मैं आपसे भाई बात कर लूंगा। आप फिलहाल में इस पे ध्यान दे दीजिए, है ना। चलिए, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है जिसमें बताया जाता है कि प्रत्येक इस प्रकार की संस्था में, ठीक है, प्रत्येक संस्था का पीठासीन अधिकारी, प्रत्येक संस्था का जो पीठासीन अधिकारी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, पीठासीन अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, प्रत्येक संस्था का पीठासीन अधिकारी, प्रत्येक संस्था का पीठासीन अधिकारी, ठीक है, महिलाओं से संबंधित शिकायत के लिए, महिलाओं महिलाओं से संबंधित शिकायत के मामलों के लिए, महिलाओं से संबंधित संबंधित शिकायत के मामलों के लिए, शिकायत के मामलों के लिए, मामलों के लिए एक समिति बनाएगा, एक समिति बनाएगा, समिति बनाएगा, बनाइएगा।
ठीक है। अब उसमें पॉइंट आता है कि उसमें शामिल कौन कौन होगा, इनका टेन्योर कितना होगा, ठीक है। और इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन presiding officer will make a committee, presiding officer, presiding officer, presiding officer will make a committee, will make a committee for women complaints, women complaint issues, women complaint issues, complaint issues बनाएगा, बहुत बढ़िया। अब इसमें मैंने बताया कि इसके अंदर जो सदस्य होंगे वो सदस्यों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा कि सदस्य कौन कौन रहेगा और किस किस प्रकार से इसके अंदर सदस्य रहेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसकी संरचना कैसे होगी। तो सेक्शन 4 का क्लॉज 2, सेक्शन 4 का क्लॉज 2, इसकी संरचना कैसी कैसी होगी, संरचना कैसी कैसी होगी, स्ट्रक्चर कैसा कैसा होगा। स्ट्रक्चर का मतलब मेरे बच्चे, मेरे ख्याल से आप समझते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल होगा। ए में बताया गया है कि जो कंपनी के सर्वोत्तम पद पर नियुक्त महिला है वो इसमें शामिल होगी, ठीक है। संस्था में सर्वोत्तम पद पर महिला, संस्था की सर्वोत्तम पद की महिला, संस्था की सर्वोच्च पद पर आसीन महिला इसमें हिस्सा होगी। सर्वोच्च पद पर आसीन महिला, आसीन महिला जो होगी वो इसमें शामिल होगी, ठीक है। वोमेन एट द हाईएस्ट पोस्ट, वोमेन एट हाईएस्ट पोस्ट, वोमेन एट हाईएस्ट पोस्ट उसमें शामिल होगी। हाईएस्ट पोस्ट, हाईएस्ट पोस्ट, वोमेन एट हाईएस्ट पोस्ट इसमें शामिल होगी। जो हाईएस्ट पोस्ट पर महिला है वो इसके अंतर्गत आपकी शामिल होगी, ठीक है। चलिए, तो ये इसके बारे में आप याद रखना, ठीक है, बिना किसी परेशानी के आप याद रखना। सीनियर लेवल पर 2 ऐसे अधिकारी भी इसमें शामिल होने चाहिए जिनको महिलाओं के संबंधित जितने भी मैटर्स होते हैं उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति भी इसके अंदर शामिल होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो 2 ऐसे अधिकारी भी शामिल हों, 2 ऐसे अधिकारी शामिल हों, अधिकारी शामिल हों, शामिल हों जो महिला के अधिकारों को समझते हों और उसके वर्णन को जानते हों, ठीक है। चलिए, 2 ऐसे अधिकारी शामिल हों जो महिलाओं के, जो महिलाओं, जो ऐसे अधिकार, 2 ऐसे अधिकारी शामिल हों जो महिलाओं के अधिकारों को जानते हों, महिलाओं के अधिकारों को जानते हों, को जानते हों, जानते हों। और तीसरा इसमें बताया गया है एक ऐसा अधिकारी भी शामिल होना चाहिए जिसको महिला से संबंधित लैंगिक उत्पीड़न के बारे में जानकारी हो। ऐसा अधिकारी, ऐसा अधिकारी भी शामिल हो, ऐसा अधिकारी भी शामिल हो, भी शामिल हो जो लैंगिक उत्पीड़न के मामले को जानता हो, अधिकारी भी शामिल हो जो लैंगिक उत्पीड़न के मामलों को जानता हो, लैंगिक उत्पीड़न के मामलों को जानता हो, लैंगिक उत्पीड़न का जानकार, उत्पीड़न अधिकारों का जानकार हो, लैंगिक उत्पीड़न अधिकारों का जानकार हो, अधिकारों का जानकार हो, जानकार हो कि भाई सेक्सुअल कोई अगर किसी को हरासमेंट कर रहा है तो उसका भी नॉलेज होनी चाहिए, वो पर्सन उसमें शामिल होना चाहिए। पहले वुमेन एट हाईएस्ट पोस्ट इसमें शामिल हो, ठीक है, वुमेन शामिल हो, वुमेन नो मतलब ऑफिसर, ऑफिसर नो अबाउट वुमेन राइट्स, नो अबाउट वुमेन राइट्स, 2 ऑफिसर्स नो अबाउट वुमेन राइट्स। एक ऑफिसर वो होना चाहिए, 1 ऑफिसर, ऑफिसर नो अबाउट सेक्सुअल, नो अबाउट वुमेन सेक्सुअल अब्यूज, नो अबाउट वुमेन सेक्सुअल अब्यूज, वुमेन सेक्सुअल अब्यूज, जो वुमेन्स की वुमेन सेक्सुअल अब्यूज करता हो वो भी इसमें शामिल होना चाहिए। तो इसमें 2 ऑफिसर्स तो वो होने चाहिए, एक ऑफिसर वो होने चाहिए, वो भी इसमें शामिल है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको दिखाई देगी। आप पूरी तरीके से आश्वस्त होंगे और इस बारे में जान पाएंगे, पूरी तरीके से आश्वस्त होंगे और इसके बारे में आप संपूर्णतः जान पाएंगे, ठीक है। याद रखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब
ये सेक्शन 4 का 2 था, सेक्शन 4 के 3 में कार्यकाल है इनका, सेक्शन 4 के 3 में इनका कार्यकाल है, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। सेक्शन 4 के 3 में इनका कार्यकाल है, सेक्शन 4 के 3 में क्या होता है, इनका कार्यकाल है जो कि 3 वर्ष का है। कार्यकाल 3 इयर्स का होगा, 3 इयर्स का होगा। कि जो भी अधिकारी इस समिति के अंदर शामिल होंगे उनका कार्यकाल कितना होगा भाई जी, 3 वर्ष का उनका कार्यकाल रहेगा। हेडिंग डाल लीजिए, कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा, कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। ठीक है। और धारा 4 के 4 में लिखा हुआ है कि इनको एडिशनली इसके लिए अलग से पैसे दिए जाएंगे। इस समिति के लिए जो जो इसमें शामिल होगा उनको इसके लिए अतिरिक्त भत्ते दिए जाएंगे। सेक्शन 4 के 4 में लिखा हुआ है, सेक्शन 4 के 4 में बताया गया है इस कार्य के लिए शामिल सदस्यों को अलग से वेतन में भत्ते प्रयोग मतलब उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें शामिल समिति में शामिल सदस्यों को अतिरिक्त वेतन व भत्ते, अतिरिक्त वेतन व भत्ते, वेतन प्लस भत्ते दिए जाएंगे। अतिरिक्त यानी एडिशनल सैलरी एंड अलाउंसेस इसमें दी जाएंगी, एडिशनल सैलरी एंड अलाउंसेस इसमें दी जाएंगी, एडिशनल सैलरी एंड अलाउंसेस इसमें दी जाएंगी, सैलरी एंड अलाउंसेस इसमें दी जाएंगी, अलाउंसेस इसमें दी जाएंगी, अलाउंसेस इसमें दी जाएंगी। इसके बारे में याद रखना। ठीक है, चलिए। इसमें पूछा जाता है कि इसमें एक शर्त रहती है, बस शर्त का दावा किया जाता है, वो शुरुआत में ही होती है, मतलब यहीं पे लिखना है। इसमें आधे अधिकारी, न्यूनतम आधे अधिकारी महिला होनी चाहिए। इस प्रकार की जो भी समिति बनती है उसमें एक बात बताई जाती है, 50% ऑफ मेंबर्स, आंतरिक शिकायत समिति के 50% ऑफ मेंबर्स मस्ट बी वुमेन। 50% ऑफ मेंबर्स, 50% ऑफ मेंबर्स मस्ट बी वुमेन, मस्ट बी वुमेन कि 50% सदस्य महिला होनी चाहिए, 50% सदस्य महिला होनी चाहिए। इसके बारे में आप याद रखेंगे कि 50% ऑफ मेंबर्स मस्ट बी वुमेन, ये थोड़ा जरूरी होगा कि 50% सदस्य महिला होनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आएगी। तो जिंदगी से मोहब्बत करनी पड़ेगी खूबसूरत बनने के लिए। कुछ भी नहीं होगी जिंदगी में किताबों से। लिख क्या रहे हो यार तुम, मजा नहीं आया, कुछ अलग सा लिखते तो बात होती। सर मैंने आपके 7 लेक्चर्स किए हैं, कंप्लीट कर रहा हूँ, आपसे कंप्लीट करवाइएगा प्लीज। ओके भाई, ठीक है शाहिबा, ओ साहिबा ठीक है, डन। ओके, ये आप लिख लीजिए, सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 में केवल इतना ही होता है, आप पढ़ लीजिए। मानवाधिकार की क्लास पूरी हो चुकी है, जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में, एक बार खगोल के तो देख लो। या तुम्हें स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई है कि चम्मच से एकदम, हाँ ऐसे ही देखो सही। तीसरी वीडियो के बाद मानवाधिकार का दूसरा वीडियो डाला है मैंने, पर नहीं मैं क्यों देखूंगी, मैं तो पापा की परी हूं। परी जी, इसमें एक बार आइए, मानवाधिकार के बारे में अगर मैं बात बताऊं, मानवाधिकार की, हाँ वीडियो के बीच में गैप डाला था, मुझे अच्छे से याद है। ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम मैंने कराया था, ये इसके बीच में गैप डाला, 2-3 वीडियो का गैप डाला, ये रही लेक्चर 13। देखो एक बार, जब मैंने बताया है कोई चीज मैंने पूरी कराई है, इसका मतलब मैंने पूरी कराई है, कुछ नहीं छोड़ा भाई मैंने। आगे हम बात करते हैं फटाफट, अगर ये नोट हो गया हो। भाग 3 में आ जाइए। नोट कर लिया? ये भाई भाग 2 था, भाग 2 में खाली सेक्शन 4 होता है। अब हम भाग 3 की बात कर लेते हैं, अब हम भाग 3 की बात कर लेते हैं, भाग 3 को देख लीजिए। भाग 3 के बारे में हम बात कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। लोकल कंप्लेंट कमेटी, लोकल कंप्लेंट कमेटी होता है, लोकल कंप्लेंट कमेटी, भाग 3, लोकल कंप्लेंट कमेटी, लोकल कंप्लेंट कमेटी की हम बात कर रहे हैं, कमेटी की हम बात कर रहे हैं।
लोकल कंप्लेंट कमेटी की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? लोकल का मतलब होता है स्थानीय शिकायत समिति। स्थानीय शिकायत समिति, स्थानीय शिकायत समिति की हम बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? स्थानीय शिकायत समिति की अपन लोग इधर बात कर रहे हैं। तो समझिएगा स्थानीय शिकायत समिति के बारे में कि इसमें क्या क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है। अब देखो स्थानीय शिकायत समिति के बारे में जैसे मैंने ना चर्चा करनी शुरू करी स्थानीय शिकायत समिति में, तो पूछा जा सकता है कि इसके अंदर सेक्शन कौन कौन से हैं। सेक्शन 4 तक हम बढ़ चुके हैं ना, 5, 6, 7 और 8 वो सबके सब इसके अंदर शामिल होंगे। 5, 6, 7, 8 धारा 5 से लेके 5, 6, 7, 8 तक इसमें शामिल होगा, क्योंकि नौवा तो भाग 4 में जाता है। अब इसमें सबसे पहले धारा 5 में हम बात करते हैं। धारा 5 में हम बात करते हैं, बहुत जरूरी धारा हो जाएगी धारा 5 में होता है कि जो भी इस प्रकार से अपॉइंटमेंट होते हैं, कोई भी व्यक्ति है जो महिला के इस पॉश अधिनियम के अंदर एक अधिकारी की भांति शामिल किया जाता है, अधिकारी की भांति शामिल किया जाता है। जिला अधिकारी की अधिसूचना होती है। जिला अधिकारी की अधिसूचना, जिला अधिकारी की अधिसूचना, जिला अधिकारी की अधिसूचना, जिला अधिकारी की अधिसूचना, अधिसूचना, ठीक है, अधिसूचना। इसका मतलब क्या होता है? नोटिस टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, नोटिस और इंफॉर्मेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, नोटिस या इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इंफॉर्मेशन टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो नोटिस या इंफॉर्मेशन देनी थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो समझिए जिला अधिकारी की अधिसूचना के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो जिला अधिकारी को अधिसूचना आप दे दीजिए, आप समझ जाएंगे कि क्या अधिसूचना है और क्या जानकारी है। ध्यानपूर्वक हम समझना शुरू करते हैं। इसमें बताया जाता है समुचित सरकार इस अधिनियम के माध्यम से जो भी नियुक्ति करेगी उसके बारे में जानकारी, या जो भी कोई कानून बनाएगी उसके बारे में जानकारी, वह डीएम, एडिशनल डीएम, या कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, उन सब तक जानकारी पहुंचाएगी। समुचित सरकार के द्वारा, समुचित सरकार द्वारा, सरकार द्वारा इस अधिनियम में, इस अधिनियम में किए गए कार्य को लेकर, इस अधिनियम में किए गए कार्य को लेकर, कार्य को लेकर, इस अधिनियम में किए गए कार्य को लेकर, इस अधिनियम के माध्यम से जो भी कार्य हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। इस अधिनियम में किए गए कार्य को लेकर मजिस्ट्रेट, ठीक है, कार्य को लेकर, कार्य को लेकर अधिसूचना जारी, कार्य को लेकर जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, उप मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट तथा कलेक्टर या उप कलेक्टर को अधिसूचना जारी करनी पड़ती है, तथा कलेक्टर या उप कलेक्टर, कलेक्टर, उप मजिस्ट्रेट तथा कलेक्टर या उप कलेक्टर को लेकर जानकारी, को लेकर जानकारी या अधिसूचना भेजनी होती है, देनी होती है, देनी होती है। अभी आप इसको नहीं समझेंगे, अभी मैं समझाऊंगा। मान के चलिए कि एक डीएम है, तो अगर कोई सरकार पॉश एक्ट में कोई भी चेंज करती है या पॉश एक्ट का कोई नया प्रोविजन बनाती है, तो डीएम को अलग से लेटर भेजा जाता है कि भाई जी पॉश एक्ट में अब ये परिवर्तन हो चुका है, ये चीज इसके अंदर की जाती है, तो उसके बारे में याद रखना, ठीक है, याद रखना। तो मतलब पॉइंट ये है, समुचित सरकार का मतलब है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेंटर भी कर सकता है और इसके अंदर आपका स्टेट भी कर सकता है, इसका मतलब है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इस पूरे का मतलब ये हुआ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट will issue a notice, will issue notice to DM, ADM, DC / ADC about change in this act, change in this act, change in this act। इस एक्ट में कोई भी संशोधन होगा तो वह इस माध्यम से इसमें उस पर चर्चा की जाएगी। कृपया करके इसको भी लिख लीजिए, कृपया करके इसको भी लिख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी समस्या होगी।
नोट करिए। ठीक है, अब धारा 6 की हम बात करते हैं। धारा 5 तो समझ में आ गई, धारा 6 की हम बात कर लेते हैं। पुनीत भाई डट जाओ। ब्रजेश, बहुत बढ़िया। कैसे हैं ब्रजेश आप? सर यार मुझे दिखाई नहीं दे रहा, चश्मे मेरे नहीं है। हाँ जी, बीएनएस के बारे में बात बताइए। 69 में फीमेल पर भी लागू है। बीएनएस 69 क्या? यूयोर, यूयोर झाक वाला। हाँ वो पुरुषों पर भी है। ठीक है, धारा 6 की हम बात कर लेते हैं। धारा 6 की हम बात कर लेते हैं। नहीं नहीं, लेकिन उसमें ना पुरुषों के संबंध में सजा नहीं मिल सकती। ठीक है, सजा नहीं मिल सकती, ये है। हाँ लागू है पर सजा नहीं मिल सकती। धारा 6 आप समझ लीजिए। धारा 6, धारा 6, सिर्फ धारा 6 के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि धारा 6 में शामिल क्या है। इस पूरे के पूरे डिस्कशन को पूरा क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए धारा 6 में क्या लिखा हुआ है। अगर इतना भी लिखा हुआ आपको पता है तो इतना भी पर्याप्त आपके लिए हो सकता है, उसको उतने ही तरीके से आप याद रखें। स्थानीय परिवाद समिति, स्थानीय परिवाद समिति का गठन, स्थानीय परिवाद समिति का गठन, परिवाद समिति का गठन, समिति का गठन, आप समझिएगा। स्थानीय परिवाद समिति का गठन। इंग्लिश वाले जितने भी एस्पेरेंट हैं वो स्थानीय परिवाद समिति को किस तरीके से देखेंगे? ठीक है, इसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कमेटी। नहीं बनाए हो? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कमेटी की बात की जा रही है भाई जी। किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लोकल कमेटी, लिखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कमेटी। मैं सिर्फ इसको ऐसे बता देता हूं लोकल कमेटी कैसे बनती है। ये जिला व पंचायती स्तरों पर बन रही होती है। जिला पंचायती ब्लॉक स्तरों पर बन रही होती है। जिला पंचायती, जिला पंचायती, ठीक है। वह अन्य निम्न स्तरों पर, वह अन्य निम्न स्तरों पर बनती है। अन्य निम्न स्तरों, स्तरों पर, स्तरों पर बनती है। ठीक है, मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट है, पंचायत से, उस पर बनती है। अच्छा, साधारण तौर पर हम क्या देखते हैं, जैसे ये बहुत बात को ध्यान से समझना। आंतरिक शिकायत समिति ये कहां कहां बन सकती है? सरकारी प्राइवेट दोनों जगह बनती है भाई ये। ठीक है, तो सरकारी प्राइवेट दोनों जगह बन रही होती है, याद रखना। जो आपकी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है ये दोनों जगह बन रही होती है, सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह। मतलब ये सरकारी में भी बनेगी भाई जी, ये सरकारी में भी बनेगी, ये प्राइवेट में भी बनेगी। सरकारी या प्राइवेट दोनों जगह बनेगी। ठीक है, संगठित असंगठित हर जगह बनेगी। संगठित नहीं नहीं, संगठित में बनेगी, असंगठित में नहीं, संगठित क्षेत्र में बनेगी, बट ऑर्गेनाइज में बनेगी। कहने की बात क्या है बाबू, ये हर जगह बनेगी जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं, ये वहां पर बनेगी। ठीक है, मैंने बताया सरकारी प्राइवेट संगठित क्षेत्र में बनेगी जहां पे सदस्यों की संख्या 10+ हो। जहां मेंबर्स 10+ वर्किंग में होंगे वहां पर यह बनेगी कौन सी? आंतरिक शिकायत समिति, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। बट ये वाली जो कमेटी बनती है जिसको स्थानीय परिवाद समिति का गठन कहा जाता है, यह जिला पंचायत या अन्य निम्न स्तरों पर बनती है। और इसमें सदस्यों की संख्या 10 से कम होने पर, किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 10 से कम होने पर इसका निर्माण किया जाता है। संख्या, सदस्यों की संख्या किसी संस्था में 10 से कम सदस्य होने पर बनाई जाती है। किसी संस्था में, किसी संस्था में 10 से कम सदस्य होने पर निर्माण होगा। 10 से 10 से कम सदस्य होने पर निर्माण है। कम सदस्य होने पर निर्माण, होने पर निर्माण इसका होगा।
कोई समस्या मेरे ख्याल से तो नहीं है ना, याद रखिएगा। और वही है, अधिकारी वगैरह सेम उसी प्रकार से चुने जाएंगे। 50% से अधिक इसमें महिला होनी चाहिए, 50% से अधिक महिला होनी चाहिए, 50% से अधिक महिला होनी चाहिए। अधिक समिति सदस्य महिला हो, अधिक समिति सदस्य महिला हो, ये भी जरूरी है, महिला हो। कंसिडरेशन होता है कि 50% से अधिक जो समिति सदस्य है वो महिला होनी चाहिए। राइट है, कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा धारा 7 की अपन बात कर लेते हैं। धारा 7 क्या होते हैं? धारा 7 में इसका कार्यकाल वगैरह बताया गया। धारा 7 में इसी से रिलेटेड जो होता है, हाँ हाँ ठीक है, ले जाइए। धारा 7 में क्या होता है? थैंक यू। धारा 7 में मैंने बताया स्थानीय परिवार समिति का जो गठन है, इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल, स्थानीय परिवार समिति का कार्यकाल आपको बताया गया। कार्यकाल, कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल कितना होगा भाई जी? स्थानीय शिकायत समिति का कार्यकाल कितना होगा? 3 इयर्स ही होगा, 3 इयर्स ही होगा। धारा 8 में वेतन व भत्तों का प्रावधान है। इनको वेतन व भत्ते का प्रावधान है, ठीक है। वेतन व भत्ते का प्रावधान है, वेतन व भत्ते, वेतन व भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेस, अलाउंसेस अलग से दिए जाएंगे। सैलरी व अलाउंसेस इसमें अलग से दिए जाएंगे, कृपया करके नोट करिए, ठीक है। फटाफट बताइए, फटाफट आप बताओ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेतन व भत्ते समुचित सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जो भी उस प्रकार का गठन करेगी उनके द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने बता दिया कार्यकाल 3 इयर्स का, ये तो मैंने बता दिया। किसका? इनका। ये जो वेतन व भत्ते हैं ये समुचित सरकार के द्वारा दे होंगे, समुचित सरकार द्वारा दे, सरकार द्वारा दे, द्वारा दे होंगे। समुचित सरकार चाहेगी तो ये दे हो जाएंगे। समझ पाए भाई जी? सरपंच साहब क्या हुआ भाई? तो बिहार एस्टेट के लिए क्लास स्टार्ट करी, ठीक है शैलेश, शालिनी भाई, ठीक है। तो पीडीएफ नहीं मिलत रही भैया, चेक तो करो एक बार जाके टेलीग्राम, सारी पीडीएफ दी गई हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ये आप जैसा कि मैंने बताया डिजिटल फॉर्मेट में भी हम पूरा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम डिजिटल फॉर्मेट में काम नहीं कर रहे हैं। जो बच्चा उस तरीके से नोट नहीं कर पा रहा है, हालांकि ये बेस्ट तरीका है नोट करने का, बट कुछ बच्चे अभी भी ऐसे आ रहे हैं जो ऐसा नोट नहीं कर पा रहे हैं, जो नए नए बच्चे हैं। तो नए नए एस्पिरेंट्स के लिए चाहे तो आप ऐसे रट्टा टू रट्टा भी लिख सकते हैं। ये मेरी किताब की ही पीडीएफ है, किताब की पीडीएफ को मैं इसी तरीके से प्रोवाइड करा रहा हूं। ये भी आप पढ़ सकते हैं कि प्रत्येक कार्यस्थल का नियोक्ता लिखित आदेश द्वारा आंतरिक शिकायत समिति के रूप में जानी जाने वाली एक समिति का गठन करेगा। ये सब आप यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। आंतरिक समिति के नियोक्ता द्वारा नामित अधिकारी वगैरह, पीठासीन, ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, पढ़ा चुका हूं। धारा 4, धारा 4 के बाद मैंने आपको धारा 6 भी आपको बता दिया। स्थानीय समिति के गठन और अधिकार क्षेत्र का भी मैंने बताया कि प्रत्येक जिला अधिकारी संबंधित जिले में एक समिति का गठन करेगा, जैसे स्थानीय समिति के रूप में जाना जाएगा। प्रतिष्ठानों को यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करेगी। यह क्योंकि वहां 10 से कम कर्मचारी हैं या शिकायत स्वयं नियोक्ता के खिलाफ है तो ही इसका लागू होना होता है, ठीक है। चलिए, ओके, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने इसको सेव किया है, ठीक है, याद रखना। अब यहां पे एक और चीज है, ये इंपोर्टेंट लिख लेना, पीछे ही लिख लेना, ये थोड़ा इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखो इसमें क्या, प्रत्येक ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में ब्लॉक, तालुका और तहसील और शहरी क्षेत्र में वार्ड या नगर पालिका में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो शिकायत प्राप्त करेगा और उन्हें संबंधित स्थानीय समिति को 7 दिनों के भीतर अग्रेषित करेगा। तो 7 डेज के भीतर यहां प्राप्त शिकायत को अग्रेषित किया जाता है स्थानीय समिति को। अब यहां पर आप समझ लेना, इसको आप कैसे नोट कर पाएंगे। जो मैंने आपको लिखा है इसमें आप कैसे नोट करेंगे, इसके अंतर्गत मैंने इसमें बताया
जो स्थानीय परिवार समिति का गठन होता है, प्रत्येक मंडल में एक अधिकारी नियुक्त होगा, नोडल अधिकारी, जो अपने क्षेत्र की शिकायत को स्थानीय परिवार समिति को 7 दिन के अंदर भेजता है। इसमें एक और पॉइंट आप ऐड करके लिख लेंगे। हाँ हाँ हाँ, यहां लिख देता हूं, यहां लिख रहा हूं तीसरा पॉइंट क्रिएट करके, ठीक है। प्रत्येक मंडल, प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक गांव, प्रत्येक गांव, ब्लॉक, तहसील, प्रत्येक गांव, ब्लॉक, तहसील, ब्लॉक, तहसील में एक नोडल अधिकारी होगा, में एक, ठीक है, अधिकारी होगा, एक अधिकारी होगा जो प्राप्त शिकायत को 7 दिनों में, जो प्राप्त शिकायत को 7 डेज में प्राप्त शिकायत को 7 डेज में समिति को भेजेगा, समिति को देगा, समिति को देगा कि जो भी शिकायत उसको प्राप्त हुई है 7 दिन में किसको दे देगा, समिति को भेज देगा। ये पॉइंटर भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, पीयूष दुबे का कहना है कि क्या आप साइड में देखकर पढ़ा रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा। पीयूष दुबे, बहुत साधारण सी बात है। पहली बात ये, अगर जैसे मुझे ये पढ़ना है तो ये चीज़ मैं पहले से घर से पढ़ के आता हूँ कि हाँ मुझे ठीक है कि हाँ भाई मुझे ये सारी चीज़ पढ़ानी है, तो मैं घर से पढ़ के आता हूँ। एक बार में अगर आपको ये लगता है कि सब धाराएं और ये सब पूरे के पूरे एक्ट में याद कर सकता हूं, तो ये आपकी बहुत छोटी सी बात है। हाँ, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री या बीएनएस, ठीक है, या शुरुआत के कराए गए जितने भी अधिनियम है वो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। रात में सोते हुए भी आप मुझसे किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछेंगे, मैं आपको ज्यों का त्यों बताऊंगा। ये कुछ ऐसे आपके एक्ट्स होते हैं जो बहुत रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग में नहीं लाए जाते, इस कारण से इसके बारे में एक बार घर से देख के आना होता है। लेकिन हाँ, मैं कभी भी पढ़ाते हुए कभी नहीं देख रहा होता हूं। इसके पीछे का कारण अगर आप जानना चाहते हैं, आप दिल्ली मुखर्जी नगर में आ जाइए, ऑफलाइन के बैचेस मेरे चलते हैं। क्लास में मैं एंट्री ऐसे ही करता हूं जैसे अभी हूं, हाथ में एक मार्कर भी वहीं रखा होता है उसके साथ, ठीक है। तो कोई मुझे उसमें परेशानी नहीं होगी, आपको एंट्री भी फ्री में दिलाएंगे। आप आइए, मुखर्जी नगर आइए, मॉडल टाउन में हमारा कोचिंग है, जीटीबी में हमारा कोचिंग है, आप आ सकते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, मैं कभी भी ना तो इस चीज़ का समर्थन करता हूं कि हाथ में कॉपी लेके पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं करता। उसमें गलतियां होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। आगे बात करिए, अगर आप ये चीज़ नोट कर पाए हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए। सर आप पीटोगे? मैं क्यों पीटूंगा तुम्हें? पीटना जैसी ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, शोभा नहीं देती, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अगर ये आप सारी चीज़ समझ चुके हैं तो अब हम भाग 3 को पूरा कर चुके हैं, अब हम भाग 4 की बात करेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, भाग 4 की हम बात करेंगे। ठीक है भाई, आगे हम बात करें, ठीक है। लीजिए आगे बढ़िए, पुट ऑन द हेडिंग, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये दोनों, तो ये थोड़ी जरूरी है, तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं। देन अब आगे बात करते हैं शिकायत के बारे में, भाग 4 के बारे में बात करते हैं, भाग 4 के बारे में बात करते हैं, भाग 4 के बारे में हम बात करते हैं। ओके, ये भाग 3 था, भाग 4, 9 10 11 होगा इसमें, 9 से लेके 11 तक है। शिकायत, परिवाद बोलते हैं उसको, शिकायत, कंप्लेंट या परिवाद भी इसको बोला जाता है, कंप्लेंट या परिवाद भी इसको बोला जाता है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे धारा 9 के बारे में, जो कंप्लेंट के बारे में बात करता है। धारा 9 के बारे में हम बात करेंगे, आसान हो जाएगा। इसको परिवाद भी बोल सकते हैं। परिवाद का मतलब भी यही होता है। परिवाद का मतलब भी क्या होता है? परिवाद, ठीक है। वो वाद विवाद आपने सुना होगा, उसी तरीके से परिवाद होता है जो कंप्लेंट के बारे में ही चर्चा करता है, जो कंप्लेंट के बारे में ही चर्चा कर रहा होता है। तो इसके बारे में भी इसको कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो शिकायत करी जा रही है, वो धारा 9 के अंदर जो शिकायत की जा रही है, यौन उत्पीड़न की शिकायत की चर्चा करता है। यौन उत्पीड़न की शिकायत की चर्चा करता है, ठीक है, याद रखिएगा। यौन उत्पीड़न की शिकायत, कंप्लेंट ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट। यौन उत्पीड़न की शिकायत, यौन उत्पीड़न की शिकायत, उत्पीड़न की शिकायत की हम चर्चा कर रहे हैं बच्चे। इसका मतलब होता है कंप्लेंट ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट, कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, हैरेसमेंट, कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। ये होती है कंप्लेंट जो सेक्सुअल हरासमेंट की होती है ना। अरे ले एकदम, हाँ बढ़िया। तो इसमें ये बताया जाता है कि महिला कैसे शिकायत करेगी। महिला द्वारा लिखित शिकायत कराई जाएगी, लिखित शिकायत कराई जाएगी। कहां करेगी आप मुझे बताओ? शिकायत कराई जाएगी, कराई जाएगी। रिटिन कंप्लेंट विल बी फाइल्ड बाय द वुमन। अब आप मुझे बताइए कि वो शिकायत कहां कराई जाएगी, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए। आपको क्या लगता है रितेश या बाकी जो बच्चे हैं, शिकायत कराई जाएगी? अभी तक आपको जो अधिनियम ये पूरा समझ में आया है, उस हिसाब से आप शिकायत को कहां करवाएंगे, फटाफट बताइए। देखो, मैंने आपको बताया शिकायत कहां कराई जाएगी। एक बच्चा कह रहा है कि सर तो इतनी धारा याद नहीं हो रही है। देखो बाबू, क्वेश्चन लगाएंगे याद हो जाएगी। अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे। मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इधर ये सत्यावीर अपने एक दूसरी छोरी तक लाग रहा है, उड़ा किसी होता हम। अरे उस छोरी ना छोड़ दे, उड़े ध्यान तो दे ले हैं। अरे गौतम भाई क्या बात है? फिर दिल्ली पुलिस वाली क्लास का क्या हुआ है? वो चल लगी यार, चल लगी, वो भी चल लगी। देखो तुम यही तो नहीं समझते किसी भी अधिनियम के बनने का। देखो बाबू, यहाँ पर आंतरिक शिकायत समिति क्यों बनाई गई थी? ताकि एक महिला कंप्लेंट कर पाए। तो आंतरिक शिकायत समिति के अंदर उसके द्वारा कंप्लेंट की जाएगी, एक लिखित शिकायत करेगी आंतरिक शिकायत समिति में। आंतरिक शिकायत समिति को, आंतरिक शिकायत समिति को, शिकायत समिति को, समिति को। लेकिन यदि यह बनी हुई नहीं है तो स्थानीय शिकायत समिति होगी, ठीक है। यदि यह नहीं बनी है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है बनी हो, यदि यह नहीं बनी है, यदि यह नहीं बनी है, बनी है तो स्थानीय शिकायत समिति, स्थानीय शिकायत समिति को, स्थानीय परिवाद समिति को, परिवाद समिति को, समिति को करेगी। या नोडल अधिकारी को भी कर सकती है, जो कि इस कंप्लेंट को यहां पर भेज देगा। या नोडल अधिकारी को कर देगी, या नोडल अधिकारी, नोडल अधिकारी, या फिर या उपरोक्त अधिकारी को करेगी, उपरोक्त, ठीक है। नोडल अधिकारी, नोडल अधिकारी, उपरोक्त नोडल अधिकारी को करेगी, कारी को करेगी, जो 7 दिन में उसे स्थानीय परिवार समिति को भेजेगी, करेगी, जो 7 डेज में उसे, 7 डेज में उसे स्थानीय परिवार समिति को भेजेगा, स्थानीय परिवाद समिति को भेजेगा, परिवाद समिति को भेजेगा, को भेजेगा। मेरे ख्याल से तो आप समझ पाए होंगे भाई। यही तो मैंने बताया, कंप्लीट करने का तरीका तो यही बताया था मैंने। अरे यही बताया था, नहीं बताया था? ठीक है चलिए, क्लियर मैटर है। हाँ, दूसरा पॉइंट इसमें ये हो जाएगा, कंप्लेंट करने का समय सीमा क्या है या कार्यकाल क्या है, कितने समय में कंप्लेंट की जा सकती है, वो मुझे बताइए। कितने समय में कार्यकाल में कंप्लेंट की जा सकती है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कितने समय में कंप्लेंट की जा सकती है, कितने समय में, कितने समय में कंप्लेंट की जा सकती है,
कंप्लेंट की जा सकती है, कंप्लेंट की जा सकती है, कंप्लेंट की जा सकती है। कितने समय में कंप्लेंट की जा सकती है? इन हाउ मेनी टेन्योर कंप्लेंट कैन बी डन? इन हाउ मेनी टेन्योर कंप्लेंट कैन बी डन? इन हाउ मेनी टेन्योर कंप्लेंट कैन बी डन? इन हाउ मेनी, इन हाउ मच टाइम पीरियड? क्वेश्चन थोड़ी करा रहा हूं, चलो ठीक है। हाउ मच, ये क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे। इन हाउ मच टाइम कंप्लेंट कैन बी डन? कंप्लेंट कैन बी फिल्ड। कंप्लेंट कब कब की जा सकती है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो देखो एक पॉइंट इसमें याद रखना, जिस दिन यौन उत्पीड़न हुआ उस दिन से लेकर, जिस दिन यौन उत्पीड़न हुआ उस दिन से लेकर 3 माह के अंदर शिकायत कराई जा सकती है। यौन उत्पीड़न से 3 माह तक, यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न से 3 माह तक, 3 माह के अंतराल में, अंतराल में, अंतराल में अगर श्रृंखला में अपराध हो रहा है, जैसे बीएनएस के अंदर आप जानते हैं बीएनएस की धारा 2 का 1 हमें पता लगता है कि कार्य या फिर कार्यों की कोई श्रृंखला एक ही माना जाएगा। तो अगर रिपीटेडली ऐसा हो रहा है, बार बार यौन उत्पीड़न हो रहा है, तो जब अंतिम बार यौन उत्पीड़न हुआ है उस दिन से लेकर 3 माह तक का समय, श्रृंखला होने पर, श्रृंखला, श्रृंखला होने पर, श्रृंखला होने पर अंतिम अपराध से, अंतिम घटना के, श्रृंखला होने पर अंतिम घटना के, अंतिम घटना से, श्रृंखला होने पर अंतिम घटना से, जब भी अंतिम घटना हुई है, अंतिम घटना से 3 माह अंतराल में, अंतराल में, अंतराल में ऐसा हो सकता है। ये बाबू धारा 9 है। समझ में आई बात थोड़ी सी? यार ये बता दो, मेरे ख्याल से ये बेस्ट तरीका है जैसे जिसमें आपको समझाया जा सकता है, और इससे बेस्ट तरीका मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। दिस इज द बेस्ट एंड प्राइम तरीका, ये बेस्ट तरीका है। फटाफट बताइए। धारा 10 बहुत बहुत साधारण हो जाएगी। धारा 10 सुलह, कंसीलिएशन। धारा 10 सुलह हो जाएगा, कंसीलिएशन, कंसीलिएशन यानी सुलह, कंसीलिएशन यानी सुलह। ठीक है, कंसीलिएशन यानी सुलह, सुलह धारा 10 में है, धारा 10 में है कंसीलिएशन यानी सुलह। देखो यार ये वैसे होता बहुत गलत है, बट आप लिख लीजिए कंसीलिएशन, कंसीलिएशन मतलब सुलह। इसको मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल देके समझाता हूँ, आपके पुलिस विभाग में ही समझाता हूँ। जब आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगी, लड़की सब इंस्पेक्टर बन जाती है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तब कैसे हो सकता है। आप कल को बन जाती हैं, इसीलिए आप ले जाना यार, ये थोड़ा सही नहीं है। चलो, कल को आप बन जाती हैं दरोगन, दरोगन, यस दरोगन की बात कर रहा हूँ। लड़की जो दरोगा बनती है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। कल को आप दरोगन बन गई, आपके किसी बड़े ऑफिसर जो सीनियर ऑफिसर हैं उनके द्वारा आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार किया गया जिसमें क्या क्या शामिल है। धारा 3 में दिखाता हूं क्या क्या शामिल उसमें होगा। उसमें इसमें से कोई धारा 3 बाद में देखेंगे, पहले धारा 2 के एन को देख लेते हैं, जिसमें उन्होंने आपको गलत प्रकार से संपर्क बनाने की कोशिश करी, हाथ वगैरह गलत प्रकार से, बैड टच करना, आपसे यौन अनुग्रह सेक्सुअल डिमांड करना, या फिर आपसे कुछ भद्दी कमेंट करना जिसमें यौन शामिल है, सेक्स टर्म का यूज करना। ठीक है, मैं कमेंट करके नहीं बता सकता, लेकिन सेक्स संबंधी बहुत सारी शब्दावली का प्रयोग करते हुए शामिल करना, आपको कोई पोर्नोग्राफिक मूवी दिखाना, जबरन दिखाया जाना, या यौन प्रकृति का कोई अवांछित शारीरिक मौखिक रूप से कोई व्यवहार करना, गले लगाना, ये सब चीजें अगर की जाती हैं किसी सीनियर ऑफिसर के द्वारा, आपकी क्या ड्यूटी होगी, उस केस में आपके क्या राइट्स हैं। ऐसे केस में आपके यहां पर, क्योंकि मैं पुलिस विभाग की बात कर रहा हूं, आपके यहां पे एक आंतरिक शिकायत समिति होगी, आपको वहां पर कंप्लेंट जाके दर्ज करानी है। डर लग रहा है, जरूर नहीं है तुरंत ही कंप्लेंट कराई जाए, 3 माह तक का समय होगा। अगर वह पुनः, ठीक है,
सब्सिक्वेंटली इस तरीके से किया जाता है तो मामला गंभीर बनेगा, तब जाके कंप्लेंट रजिस्टर कराई जाएगी। कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है के बाद, उसके बाद ये होगा कि सुलह करने की बात अगर कहने लगे, अगर वह आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने लगा, आपका सीनियर ऑफिसर प्रेशर भी तो क्रिएट कर सकता है कि मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, झूठा साबित करा दूंगा तुझे, ये कर दूंगा, हो सकता है। तो सर सुलह का भी तो मैटर दिया हुआ है, धारा 10 के अंदर सुलह की भी बात की गई है। जांच होना धारा 11 में है और सुलह बताई गई है धारा 10 में। सर क्या सुलह हो जाएगी? सुलह तब तक नहीं हो सकती जब तक महिला ना चाहे। महिला के अनुरोध पर ही सुलह होगी और इसमें किसी भी प्रकार की मौद्रिक लेन देन पर रोक होती है। कृपया करके इसको समझ जाइए, मौद्रिक लेन देन पर हर एक प्रकार से रोक लगाई जाती है, समझ लीजिएगा, ठीक है, याद रखना। महिला के आग्रह पर सुलह की जा सकती है और इसमें कोई मौद्रिक लेन देन नहीं होगा। महिला के आग्रह पर सुलह हो सकती है, महिला आग्रह पर सुलह हो सकती है, पर सुलह हो सकती है, सुलह संभव है, संभव, कोई मौद्रिक लेन देन नहीं, कोई मॉनेटरी ट्रांसफर इसमें नहीं हो सकता। क्या आप बात को समझ में आई? एक एक फटाफट बताओ, समझ में आई नहीं है? मैं तुम्हें प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूं, ठीक है। सुलह संभव, कोई मौद्रिक लेन, कोई पैसा लेना देना नहीं है, कोई मौद्रिक लेन देन नहीं, लेन देन नहीं, लेन देन नहीं, ठीक है। नो मॉनेटरी ट्रांसफर्स, नो मॉनेटरी ट्रांसफर्स, ठीक है, कोई मॉनेटरी ट्रांसफर इसमें नहीं होगा। ठीक है, शिकायत की जांच धारा 11 के अंदर लिखी हुई है, आप सीधा लिख लेंगे शिकायत की जांच। शिकायत जो भी की गई है धारा 11 के अंदर उसकी जांच की जाएगी। मुझे थोड़ा और स्पेस यहीं पर चाहिए, मैं सोचा हूँ यहीं पर लिख दूं। दिखाई दे रहा है? पढ़ रखा हूं, दिख रहा है यार, ऐसा भी नहीं है कि नहीं दिख रहा हो, दिख रहा है। देखिए धारा 11 लिख लीजिए, शिकायत की जांच किया जाना। धारा 11 में है शिकायत की जांच किया जाना, धारा 11 में है शिकायत की जांच किया जाना, शिकायत की जांच, की जांच, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जो की गई शिकायत है वो सही है या गलत है इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, कोई समस्या नहीं होगी। मामला शिकायत के, एफआईआर जो बनेगी तुरंत एफआईआर नहीं बनेगी, 7 दिन के अधीन शिकायत तुरंत दर्ज हो जाएगी, परंतु इस पर जो मामला दर्ज होगा वो 7 दिन के अधीन हो जाना चाहिए। मामला 7 दिन के भीतर भीतर दर्ज हो जाता है और जो आंतरिक समिति बनी होती है इसके पास सिविल कोर्ट जितनी पावर होती है, ठीक है, बात खत्म, ये कंप्लीट हो जाएगा, यही इसमें लिखा होता है। मामला 7 दिन में दर्ज हो जाना चाहिए, मामला यानी एफआईआर, ठीक है, मामला 7 दिन में कानूनी तौर पर दर्ज होगा, दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर, सेम डे भी हो सकता है भीतर, ठीक है, दर्ज होगा, दर्ज होगा। और जो आपकी आंतरिक समिति होती है ना, इंटरनल कमेटी, धारा 4 वाली इंटरनल कमेटी, उसके पास सिविल कोर्ट जितनी पावर होती है, आंतरिक समिति के पास सिविल कोर्ट की जितनी पावर है, आंतरिक समिति पर, आंतरिक समिति पर, समिति के पास सिविल कोर्ट जितनी पावर्स हैं, सिविल कोर्ट्स, सिविल कोर्ट बराबर शक्ति हैं, सिविल कोर्ट बराबर शक्ति हैं, आंतरिक समिति के पास सिविल कोर्ट बराबर शक्ति है। ये धारा 11 में लिखा हुआ है। ये कहां लिखा हुआ है भाई जी? ये धारा 11 में लिखा हुआ है, इसके बारे में याद रखना, धारा 11 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है।
ठीक है, अब हम आगे लिखते हैं भाग 5 हम लिखते हैं, भाग चौथा हो गया, भाग 5 लिखिए। पुट ऑन द हेडिंग पार्ट 5। भाग 5 के अंदर आप लिखेंगे, जिसके अंदर सेक्शन भी ठीक ठाक है। भाग 5 के अंदर सेक्शन की स्टार्टिंग होगी 12 से और 18 तक है, 12 से 18। भाग 5 में 12 से 18 है। भाग 5 में सेक्शन 12 से 18 है। जांच के दौरान की प्रक्रिया है, प्रोसीजर्स ड्यूरिंग कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन। जांच के दौरान की प्रक्रिया, जांच के दौरान की प्रक्रिया, दौरान प्रक्रिया, दौरान प्रक्रिया है। जांच के दौरान प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसीजर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीजर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। प्रोसीजर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीजर क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान का प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बताइए फटाफट से सर, प्रोसीजर क्या होगा इन्वेस्टिगेशन होने के दौरान, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। व्हाट विल बी द प्रोसीजर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन? ओके, लेट वी टेक इट, कंसीडर करते हैं, बताना शुरू कीजिए। तो इसको कंसीडर हम किस प्रकार से करा सकते हैं वो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। धारा 12 के अंदर क्या लिखा हुआ है? धारा 12 के, जब तक मामले पर निर्णय नहीं आता तो पेंडेंसी हो जाएगी। तो पेंडेंसी के दौरान क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, इस बारे में चर्चा लिखी गई है। तो लिखिए, जांच के लंबित रहने के दौरान कार्यवाही, जांच के लंबित रहने के दौरान कार्यवाही, जांच के लंबित रहने के दौरान कार्यवाही, लंबित रहने के दौरान कार्यवाही, दौरान कार्यवाही, कार्यवाही, प्रोसीजर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कंप्लेंट, प्रोसीजर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कंप्लेंट। ठीक है, कंप्लेंट के जब तक वो ऐसे रहता है कि भाई कंप्लेंट पे कोई भी निर्णय नहीं आया है, तब तक वो पेंडेंसी रहती है। उस पेंडेंसी पर क्या किया जाएगा उसके बारे में चर्चा है। आर यू रेडी? इसको मैं स्लाइड से बता दूं यार, पेंडेंसी के क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि कई सारी कार्रवाई हैं। ट्रांसफर किया जा सकता है लेडी का, कि नहीं वहां नहीं रहोगी, आपका ट्रांसफर कर देंगे, या ये सब चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर आपको हो सकती हैं। तो उसके बारे में समझिएगा, उन सारे मैटर्स को देख लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं। अरे ऐप का सर्वर डाउन है आज, ऐप का आज सर्वर डाउन है, इस वजह से यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूँ ना भाई मैं। समझिए अब कैसे है, एक सेकंड रुकिए भाई। ये रही आपकी शिकायत के दौरान कार्रवाई। शिकायत के दौरान कार्रवाई, जांच के लंबित होने पर और लंबित हो रहने के दौरान पीड़ित महिला के द्वारा लिखित अनुरोध पर आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जैसे भी मामला हो, नियोक्ता को निम्नलिखित की सिफारिश कर सकती है। ठीक है, एम्प्लॉयर से कह सकती है कि आप ये काम कर दीजिए। पहला, पीड़ित महिला या प्रतिवादी को किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरित करना, ट्रांसफर करा सकती है, अपना ट्रांसफर करा सकती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। दूसरा, पीड़ित महिला को 3 महीने तक की अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया जा सकता है। अगर पॉश का एक्ट लगता है तो उसमें छुट्टी कितने दिन की मिल सकती है? 3 महीने की छुट्टी मिल सकती है। अगला, पीड़ित महिला को निर्धारित कोई अन्य राहत प्रदान करना, पीड़ित महिला इसके लिए पैसे की डिमांड भी कर सकती है। इस धारा के तहत पीड़ित महिला को दी गई छुट्टी उसके अन्यथा हकदार छुट्टियों के अतिरिक्त होगी। मतलब इसमें जो जितनी भी छुट्टी मिलेंगी उससे उसकी बाकी छुट्टियां इंपैक्टेड नहीं होंगी, इसमें थोड़ा जरूरी है याद रखना। जांच के लंबित रहने के दौरान पीड़ित महिला के द्वारा अनुरोध पर आंतरिक समिति, स्थानीय समिति, अच्छा ये रिपीट हो गया है, ओके ओके, ये रिपीट है बच्चे। भाई ये आपको याद रखना है, सीधे तौर पर बस इतना आपको याद रखना है, क्या क्या वो कह सकते हैं उसमें याद रख लीजिए। धीरज भाई, मैं इग्नोर नहीं कर रहा होता किसी को भी, मैं आपको भी इग्नोर नहीं कर रहा,
क्योंकि मैं आपकी कमेंट का जवाब पहले ही दे चुका हूँ, ठीक है, मैं ऑलरेडी आपकी बात का जवाब दे चुका हूँ। एक ही बात के लिए मैं कितना ही भी जवाब दूं लेकिन उसका कोई तात्पर्य नहीं निकलेगा। जवाब सभी बातों का एक ही है। मैं आपको कह चुका हूं कि आपका कार्य हो जाएगा, लेकिन यदि आपको कमेंट करने से ही तसल्ली मिलती है तो आप तसल्ली ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, जांच के लंबित रहने के दौरान पीड़ित महिला के द्वारा लिखित अनुरोध पर आंतरिक समिति, स्थानीय समिति, जैसा भी मामला हो, नियोक्ता को निम्नलिखित सिफारिश कर सकती है। पहली सिफारिश कि उसका ट्रांसफर करा दे, दूसरी उसको 3 महीने की छुट्टी दे दे, तीसरी वो पैसे वगैरह या अन्य राहत मांग सकती है कि वो मेरे ऑफिस में ना आए, कैबिन में ना आए, ऐसी रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर्स लगवा सकती हैं। और दूसरे इसमें लिखा गया कि जो भी छुट्टियां इनको मिलेंगी इससे इनकी बाकी छुट्टियां प्रभावित नहीं होंगी, ठीक है, याद रखिएगा भाई। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। अब मान के चलिए अगर किसी महिला के द्वारा गलत तरीके से पॉश एक्ट लगा दिया गया, फिर क्या होगा? यह भी तो संभव है। जहां आप इसका यूजेस देख रहे हो, आप इसका मिसयूज भी तो देखिए। क्यों विमल? क्यों भाई विमल, समझना, जहां आप इसका यूजेस देख रहे हैं आप मिसयूज भी तो देखिए। इस एक्ट का मिसयूज भी तो किया जा सकता है। जांच के लंबित रहने के दौरान कार्रवाई तो हमने देख ली, लेकिन दिस दिस एक्ट कैन बी मिसयूज्ड, यू नो दिस। एक्ट मिसयूज भी हो सकता है सर, संभवतः ये भी बात है। एक्ट का मिसयूज होना कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसका मिसयूज हो सकता है, दैट इज मतलब कह सकते हैं नियर बाई पॉसिबल मैटर, बिल्कुल हो सकता है। देन तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा वो आपको समझना होगा अगर मिसयूज होने का मैटर बनता है। अब देखो, इसमें एक सर ने कहा, गोपाल सर ने बताया कि अगर पीड़ित महिला किसी के साथ भाग जा रही है, उनके ऊपर पौश का मामला चल रहा है, तो क्या होगा ऐसी परिस्थिति के अंदर? अन्य राहत प्रदान करना वो मांग सकती है, नियोक्ता से कह सकती है कि मैं भागना चाहती हूं, तो क्या ऐसा संभव है? हालांकि उसको अवकाश मिल जाएगा, तो हाँ, जा सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, जैसा मैंने बताया। तो हाँ, झूठे मामलों के खिलाफ अगर होगा तो वो किस तरीके से मैटर बनाए जा सकते हैं। अब इसमें समझिएगा, ठीक है। पनिशमेंट फॉर द फॉल्स और मलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंसेस। अगर कोई महिला के द्वारा फॉल्स तरीके से कोई केस बनाया जाता है या मलिशियस कोई कंप्लेंट की जाती है, तो उसको किस दृष्टि से देखा जाएगा, कौन सा दृष्टिकोण उसमें रहेगा? पनिशमेंट फॉर द फॉल्स एंड मलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंसेस। जहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप दुर्भावनापूर्ण है, वह नियोक्ता या जिला अधिकारी को जैसा भी मामला हो धारा 9 के तहत महिला के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकती है, जो उसके लागू सेवा नियमों के अनुसार होगी, बशर्ते की शिकायत को सिद्ध करने में असमर्थता या पर्याप्त सबूत करने में असमर्थता के कारण इस धारा के तहत शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। बात को बहुत ध्यान से समझ, जो मैं यहां समझाना चाहता हूं उसको कृपया करके बहुत ध्यान से समझना मैंने यहां क्या बताया है। जहां आंतरिक समिति के द्वारा मान के चलिए पता लग जाता है कि ये जो कंप्लेंट की गई है ये गलत कंप्लेंट है, जहां कंप्लेंट की गई है, लेट सपोज कि ये हो जाता है कि कंप्लेंट गलत तरीके से कंप्लेंट की गई, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा? धारा 9 के तहत महिला के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकती है, जो उसके लागू सेवा नियमों के अनुसार होगी, बशर्ते की शिकायत को सिद्ध करने में असमर्थ है, पर्याप्त सबूत प्रदान करने में असमर्थता के कारण इस धारा के तहत शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस बात का मतलब समझते हो आप? नहीं समझ, मैं प्यार से आपको समझाता हूं। देखो, धारा 14 कहती क्या है, धारा 14 आपको क्या कहती है? रोंग कंप्लेंट है बेसिकली ये, या मलेशियस कंप्लेंट है, ठीक है। पनिशमेंट फॉर फॉल्स
पनिशमेंट और फॉल्स। अच्छा ये तो लिखा ही हुआ है आपका, आप ये तो यहाँ लिख ही लेंगे कि हेडिंग क्या है। इसमें ये लिखा गया है आरोप झूठे साबित होने पर सजा का प्रावधान है, परंतु पर्याप्त सबूत ना मिलने पर सजा का प्रावधान नहीं है। समझिएगा, शिकायत के झूठा साबित होने पर, शिकायत के झूठा साबित होने पर, झूठा साबित होने पर, साबित होने पर महिला के खिलाफ, महिला के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कार्यवाही संभव है, वही संभव है, कार्यवाही संभव है। ठीक है, तो मैंने बताया शिकायत के झूठा साबित होने पर महिला के खिलाफ कार्यवाही संभव है। और दूसरा पॉइंटर आपको देखने को मिलता है इसी के अंदर, शिकायत अगर झूठा साबित हो जाती है तो महिला के खिलाफ तो कार्रवाई संभव है, यहाँ ये पॉसिबल है कि कार्रवाई संभव हो सकती है, लेकिन पर्याप्त सबूत ना मिलने पर कार्रवाई नहीं होगी। पर्याप्त सबूत न मिलने पर, पर्याप्त, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, यदि महिला ने शिकायत कराई, यदि महिला ने शिकायत कराई, ने शिकायत कराई, शिकायत कराई, शिकायत करी, लेकिन वो सबूत नहीं दे पाई, लेकिन वह सबूत नहीं दे पाई, सबूत न दे पाने पर, सबूत नहीं दे पाई, नहीं दे पाने पर, वह सबूत नहीं दे पाने पर, लेकिन वह सबूत नहीं दे पाने पर कार्यवाही का सामना नहीं करेंगे, कार्यवाही का सामना नहीं करेंगे, सामना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कार्यवाही का सामना नहीं करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझ, जो यहां बताने का प्रयास किया है, ये धारा 14 है। ये बताना जरूरी होता है क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते इसको, इसलिए मैंने इसको बताना जरूरी समझा। ठीक है, याद रखिएगा, फटाफट नोट करिए। धारा 15, कंपनसेशन का अमाउंट कैसे तय किया जाएगा। कंपनसेशन का अमाउंट कैसे तय किया जाएगा, वो मुझे हाथ से लिखना पड़ेगा, स्लाइड्स वगैरह पे नहीं हो सकता वो। धारा 15 की हम बात करेंगे, धारा 15। अच्छा, मैं आज एक और आपसे बात करनी है मुझे। आज की क्लास के लास्ट में हम एक और डिस्कशन करेंगे जिसमें मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बहुत साधारण सा, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड होगा। मैं एक समय जानना चाहता हूं जिसपे मैं एक अतिरिक्त क्लास आपकी ले सकूं, और वो मैं क्लास के लास्ट में पूछूं। आप बताइएगा ज़रूर, क्लास के एंड तक रुकना, वो सवाल थोड़ा ज़रूरी है, निजी सवाल है। धारा 15 के बारे में समझिए। धारा 15 में मैंने बताया कि कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन, कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन, तो कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन कैसे होगी उसकी हम बात करते हैं। जुर्माने का, जुर्माने जुर्माने का आकलन कैसे होगा, जुर्माने का आकलन कैसे होगा, जुर्माने का आकलन किस प्रकार से होगा, इसके बारे में बताइए। जुर्माने का आकलन कैसे होगा, बता देते हैं। पहला, जुर्माने का आकलन ऐसे होगा, जो भी महिला है उसको उसकी वजह से क्या क्षति पहुंची है वह जुर्माने के आकलन में सबसे ज्यादा जरूरी होगा। मेंटल ट्रॉमा, ठीक है। अब मैंने बताया कि धारा 3 में लंबित मुकदमे, धारा 13 लंबित मुकदमे के बारे में चर्चा कर रहा है ना, नहीं धारा 3 तो कंप्लेंट फाइन के बारे में बात करता है। मैंने बताया महिला को हुई हुई मानसिक क्षति के आधार पर, मानसिक क्षति, महिला को हुई मानसिक क्षति के आधार पर, के आधार पर, या फिर आधार पर, या फिर जो भी उस महिला के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ ड्यूरिंग द ऑफिस, तो ऑफिस में करियर अपॉर्चुनिटी के छूट जाने पर, ठीक है, भविष्य के अवसरों की हुई क्षति, भविष्य
भविष्य के अवसरों, भविष्य के अवसरों में हुई क्षति के कारण, 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 ठीक है। तो मैंने बताया महिला को हुई मानसिक क्षति के आधार पर, भविष्य के अवसरों में हुई क्षति के कारण, या उसको कोई मेडिकल एक्सपेंस हुआ उसकी वजह से, मेडिकल एक्सपेंस में, मेडिकल एक्सपेंस हुआ, मेडिकल एक्सपेंस उनको हुआ, या जो भी प्रतिवादी है, प्रतिवादी का मतलब होता है जो भी क्या बोल सकते हैं, जो जिसके द्वारा वह किया गया है, प्रतिवादी उसको कहा जाता है, रेस्पोंडेंट है, उसकी इनकम के हिसाब से वो होगा। तो चार्ज पे लगा लेना, वहीं से लगा लेना, रेस्पोंडेंट की इनकम के बेसिस पर, रेस्पोंडेंट इनकम के बेसिस पर, रेस्पोंडेंट की इनकम के बेसिस पर, कि इनकम के आधार पर, इनकम के आधार पर, रेस्पोंडेंट की इनकम के आधार पर, रेस्पोंडेंट की इनकम के आधार पर। और लास्ट पॉइंटर इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा, लास्ट पॉइंटर प्रत्यार्थी, अरे प्रतिवादी लिखेंगे, रेस्पोंडेंट का मतलब होगा प्रतिवादी, जिसके खिलाफ कंप्लेंट बनाई गई, प्रतिवादी, प्रतिवादी की इनकम के बेसिस पर। और इसको इंस्टॉलमेंट या वन टाइम पेमेंट भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट या वन टाइम पेमेंट भी हो सकता है, वन टाइम पेमेंट संभव, पेमेंट संभव होगा, कोई बात नहीं, इंस्टॉलमेंट या वन टाइम पेमेंट इसमें संभव होगा, इसके बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है। ओके, नोट करिए फटाफट से, फटाफट। ठीक है भाई, सर बीएनएस पूरा पढ़ा दीजिए। हाँ भाई, इसके बाद बीएनएस पढ़ाऊंगा मैं, कैसी बात कर रहे हो आप। आगे हम बात करें, धारा 16 की हम बात करते हैं, जुर्माने का आकलन कर लिया, धारा 16 पे चले, तो धारा 16 लिख लीजिए, धारा 16, धारा 17, धारा 18, बहुत आसान होगा। धारा 16, धारा 17, धारा 16 में क्या है, चल रही कार्यवाहियों को, चल रही कार्यवाही को लोगों के समक्ष प्रस्तुत ना किया जाना, चल रही कार्यवाही, कार्यवाही, चल रही कार्यवाही में किसी भी, किसी भी नाम, प्रक्रिया या अन्य संबंधित वादों, या अन्य संबंधित, अन्य संबंधित तथ्यों को, अन्य संबंधित तथ्यों को प्रकाशित नहीं किया जा सकता, तथ्यों को लोगों को प्रसारित या प्रकाशित, प्रसारित या प्रकाशित नहीं किया जा सकता, या प्रकाशित नहीं किया जा सकता, प्रकाशित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए।
ठीक है, आपने नोट कर लिया? नहीं नहीं, घर से कॉल था, पिताश्री का कॉल था। ठीक है, चल रही कार्यवाही में किसी भी नाम, प्रक्रिया या अन्य संबंधित तथ्यों को लोगों को प्रसारित या प्रकाशित नहीं किया जा सकता। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑन पब्लिशिंग, ऑन पब्लिशिंग, पब्लिशिंग एनी नेम, मैटर, एनी नेम, मैटर और फैक्ट्स। ठीक है, अगर फिर भी पब्लिश किया जाता है, अगर फिर भी पब्लिश किया जाता है, इन दैट केस क्या होगा? यदि फिर भी मामला पब्लिश किया जाए तो धारा 17 के अनुसार, धारा 17 हमें बताती है, यदि फिर भी मामला प्रकाशित हो, ठीक है, प्रकाशित किए जाने पर दंड। इसमें कोई सजा नहीं दी गई है, बट इसमें फाइन लगाया जाता है, प्रकाशित किए जाने पर दंड। ठीक है, चलिए, प्रकाशित किए जाने पर दंड, प्रकाशित किए जाने पर, प्रकाशित किए जाने पर, किए जाने पर दंड, जाने पर दंड। ठीक है, कंप्लेंट अगर होगी, प्रकाशित होगा, ठीक है, तो इसे पनिशमेंट, पनिशमेंट ऑन पब्लिकेशन, पनिशमेंट ऑन पब्लिकेशन यहां बताया गया है। फिर धारा 18 की बात करते हैं, देन हम किसकी बात करते हैं? 16, 17, धारा 18, धारा 18 की हम बात करते हैं, अपील, अपील। अपील में क्या बताया गया है वो समझ लीजिए। अपील में क्या बताया गया है? अगर जो भी समिति है, धारा 4 में बनी समिति या धारा 5 में बनी समिति के किसी निर्णय से यदि आप खुश नहीं हैं, तब आप संबंधित किसी भी न्यायाधिकरण में 90 दिनों के अंदर इसकी अपील कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसा मैंने बताया उसको आप लिखिएगा, क्या लिखा हुआ है अपील के बारे में, बहुत ध्यानपूर्वक लिखिए। भाई क्या नाम है इस बच्चे का जिसका नाम है शिवा हरे उपाध्याय? भैया शिवा हरे उपाध्याय, एक बार जाके देख लीजिए। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने कहा था कंप्लीट करा दोगे, आपने कंप्लीट क्यों नहीं करे? बाबू सुबह के टाइम ही आज क्लास ली है सीबीटी 2 की, ये रही बाबू, एनटीपीसी सीबीटी 2 की क्लास है, सुबह सुबह लिए, कृपया करके देख लीजिए, हिस्ट्री की है, बाकी सारी भी इसमें करा दूंगा। ठीक है, चलिए। आगे हम नोट करते हैं, धारा 18 के अंदर हम बात करते हैं अपील की। ठीक है, 90 दिनों में, 90 दिनों में संबंधित, 90 दिनों में संबंधित न्यायाधिकरण में, न्यायाधिकरण में, न्यायाधिकरण में अपील हो सकती है, अपील हो सकती है। मैंने बताया 90 दिनों में संबंधित न्यायाधिकरण में अपील हो सकती है, कृपया करके नोट कर दीजिए। हर्षित वर्मा, दूसरी बात ये बाबू, आपकी कमेंट मैंने पढ़ ली। लड़के का कहना यह है कि मेरी कमेंट नहीं पढ़ी जा रही है, मुझे इग्नोर किया जा रहा है, 3 महीने से अधिक का समय हो चुका, मूल विधि कंप्लीट नहीं हुई। हर्षित बच्चे, अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हो तो समय लगता है। दूसरा, आपको इग्नोर करने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। तीसरा, आपके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप कोई भी कथन यहाँ पर लिख सकते हैं। याद रखो, आप कभी ब्लॉक नहीं होंगे। मैं वो नहीं जो मेरे खिलाफ आने वाली कमेंटों को मैं दबा के उसका काम खत्म कर दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप जो कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं, आप कभी ब्लॉक नहीं होंगे, निश्चित रहिए। जो सत्य है वो सत्य है। जी हाँ, 3 महीने से अधिक का समय हो चुका, मूल विधि कंप्लीट नहीं हो रही है। ठीक है, मेरे पास और भी जिम्मेदारियां होती हैं जिसके थ्रू मैं आप लोगों को कंप्लीट कराता हूं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ इसको कंप्लीट करा रहा हूं। आपको तो इस बारे में सोचना चाहिए। नहीं, आप तो वो क्रिटिक्स हैं जो हर मार्ग में आते ही आते हैं। निश्चिंत रहिए, आपके हर एक सवाल का उत्तर दिया जाएगा, आपका नहीं सबका ही। आगे हम बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। सिलेक्शन चाहिए, तुम्हें दरोगा बनना है और उसके बाद भी 3 महीने में पूरा नहीं हो रहा, तुम कोई केस सॉल्व कर दोगे 3 महीने में? अगर 3 महीने में कोई केस सॉल्व नहीं कर पाए और आके वो तुम्हारे सामने बोलेगा तो तुम क्या करोगे? शांति के साथ आप उसका जवाब दोगे। दरोगा बनने की पहली तैयारी आपकी यहीं से शुरू होती है। जब नोट हो जाए तो आगे बढ़िएगा, फटाफट आप बात बताते हैं, जैसी नोट हो जाए आगे बढ़ते हैं। आजकल के जो युवा हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा इस बारे में वो आ गई है कि चीजें उनके हिसाब से हों, आपके अकॉर्डिंग अगर चीजें चलेंगी तो चीजें सही नहीं हो पाएंगी, बात को याद रखना।
ठीक है, चलिए। तो भैया अगर जो आपको एक टीचर हैं जो इनको बोल रहे हैं, ठीक है, तो उन्हीं से आप पूरा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है बाबू। अच्छे टीचर हैं, अच्छे अध्यापक हैं, मैं खुद पर्सनली कह रहा हूं कि ठीक आदमी है भाई, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ पढ़ा रहे होते हैं, दूसरा सब विषय पढ़ाते भी दूसरा विषय है। अच्छा, जो मूल विधि पे बता रहे हैं वो दूसरा विषय पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप उनसे बोल दीजिए कि अपना विषय छोड़कर वो ये भी पढ़ा लें, ठीक है। ये कैसी बात कर रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि मैं विश्वनाथ आनंद के पास जाके ये कहूं कि आप मुझे फुटबॉल के टिप्स दे दो? यही आपकी मानसिकता पता लग रही है आप क्या चाहते हैं। कभी डॉक्टर के पास जाते हो कपड़े खरीदने के लिए? नहीं जाते। तो फिर इस प्रकार के सवाल जवाब किस कारण से वत्स? आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक होता है आपका जो भाग है, इससे अगला भाग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, भाग छठवा। इसमें केवल एक ही सेक्शन होता है, भाग छठवा है, इसमें केवल एक सेक्शन है, सेक्शन 19। भाग छठवा है, केवल एक ही सेक्शन है, भाग छठवा है, एक ही सेक्शन है, सेक्शन 19 है, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है। इसके बारे में समझिएगा, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है? जो भी नियोक्ता होगा, ठीक है, जो भी नियोक्ता होगा, नियोक्ता के कर्तव्य, कर्तव्य, नियोक्ता के कर्तव्य आपको यहां देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो थोड़ा सा भोजपुरी बोल दीजिए। अरे कहा बोले बानी, भोजपुरी सीखत रहे, जब सीखत रहे पूरी बोलत रहे, ठीक है। एक बार सीखने तो फिर बोलता हूं मैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ देख लीजिए नियोक्ता के अधिकार क्या होते हैं। ये नियोक्ता के अधिकार हैं, नियोक्ता के अधिकार हैं बच्चे, थोड़े से अधिकार ज्यादा हैं तो इस वजह से मैंने थोड़ा इसमें बता दिया है, ठीक है। चलिए, पॉइंट है कि नियोक्ता के कर्तव्य क्या हो, कर्तव्य इंग्लिश में तो कर्तव्य लिखा होगा मैंने, हाँ सही तो लिखा है, कर्तव्य तो लिखा है क्या यार, तुम याद करते हो। कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना। जो भी आपको एम्प्लॉयर होगा जिसकी थ्रू आपको जॉब मिली है, वो पूरा इस बात पर प्रयास करेगा, ठीक है, वो पूरा इस बात पर प्रयास करेगा कि कार्यस्थल पर अच्छा वातावरण रहे। ऐसा नहीं है महिला को कोई भी गंदी टिप्पणी करते रहा है और वो उसको बहुत ज्यादा इजीली टॉलरेट कर रहा है, टॉलरेट नहीं करेगा। कार्यस्थल पर किसी भी प्रमुख स्थान पर यौन उत्पीड़न के दंडात्मक परिणामों और आंतरिक समिति के गठन के आदेश को प्रदर्शित करेगा। कर्मचारियों को अधिनियमित के प्रावधानों के प्रति जागरूक करने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाएं, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा। शिकायत से निपटने और जांच करने के लिए आंतरिक समितियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। यदि महिला भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध से संबंधित शिकायत दर्ज करना चाहती है तो उसे सहायता भी प्रदान करेगा। यदि अपराधी कर्मचारी नहीं है तो उसे कार्यस्थल पर जहां यौन उत्पीड़न की घटना हुई है भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कराएगा। यह भी इसके अंदर है, तो ये चीज में शामिल होती, ठीक है। नोट कर लीजिए, कृपया करके इसको नोट कर लीजिए। जैसे आप इसे नोट कर लेंगे देन हम आगे बढ़ेंगे। कृपया करके एक बार इसे नोट कर लें। अभी कहाँ गया हर्षित नाम का ये वत्स? चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं कभी भी मार्ग में आ रही बाधाओं को देखकर भागा नहीं हूं वत्स, ठीक है, याद रखना। और ना ही भविष्य में कभी भागूंगा, ये भी याद रखना। फतेह सिंह भाई मैं करा दूंगा। नोट हो गया, देन हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए सीधा, अगला भाग हम लिखेंगे। अभी मैंने भाग छठवें की बात करी थी, भाग सातवां देख लीजिए। भाग टोटल इसमें 8 होते हैं, भाग सातवां देख लीजिए। इसमें क्या है, इसमें भी एक ही सेक्शन है। सेक्शन इसके अंदर क्या होता है, सेक्शन 20 है इसके अंदर, इसके अंदर होते हैं जिला अधिकारी के कर्तव्य। जिला अधिकारी के कर्तव्य इसमें लिखे हुए हैं, जिला अधिकारी के कर्तव्य, अधिकारी के कर्तव्य, अधिकारी के कर्तव्य क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे, ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। पहली ड्यूटीज में क्या होगी,
पहली ड्यूटी इसमें क्या होगी, जिला अधिकारी के कर्तव्यों में जो ड्यूटीज होंगी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की वो क्या होंगी। पहली ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की, इसके अंतर्गत आपको पहली ड्यूटी क्या देखने को मिल जाएगी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की। पहली ड्यूटी ये होगी, पहली ही ड्यूटी ये होगी कि वो पूरे मामले को बहुत संजीदगी के साथ संभाले, लोकल कमेटीज को इसकी रिपोर्ट तैयार करें, रिपोर्ट बनाए, रिपोर्ट तैयार करें और स्थानीय समितियों को भेजे, और स्थानीय समिति को भेजे, स्थानीय समिति को भेजे, समिति को भेजे। अब पॉइंट यही आएगा, ये स्थानीय समिति कहां पर है, याद रखिए इसके सेक्शन 5 में बताई गई है स्थानीय समिति। स्थानीय समिति को रिपोर्ट बनाकर भेजना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का वर्क होता है, जिला अधिकारी का काम है, ये जिला अधिकारी का काम होता है, याद रखिएगा। और जितने भी यौन उत्पीड़न होते हैं, यौन उत्पीड़न के मामलों के संबंध में लोगों के बीच में जागरूकता लेकर आए। जैसे उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छा एक एग्जांपल बताता हूं इसका। अगर कोई सीनियर ऑफिसर आके किसी लड़की के कमर पे इस तरीके से कर रहा है कि मतलब, समझना, अब इसको गलत मत लेना कृपया करके, अगर वो बहुत ज्यादा मतलब समझ रहे हो बहुत ज्यादा ही गले लग रहा है, ऐसे कमर पे हाथ वगैरह लगा रहा है, तो दिस इज सेक्सुअल हरासमेंट। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, मस्ट नो दिस इज सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है वो अगली वाले लड़की सोचने लगे कि नहीं ये तो हमें अप्रिसिएशन मिल रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट ये थोड़ी होता है। सेक्सुअल हरासमेंट तो वो होता है जब प्रॉपर तरीके से कुछ गलत ही कर दिया जाए, नहीं, दैट इज रेप, राइट, दिस इज सेक्सुअल हरासमेंट। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्रिएशन भी कराई जाती है, ठीक है। तो आप ये याद रखना, पॉश अधिनियम या इस अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाए, इस अधिनियम के बारे में, इस अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाए, अधिनियम के बारे में, इस अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाए, जागरूकता फैलाए, जागरूकता फैलाए, इस अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाए, इस अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाए। ठीक है, याद रखना बस, दिस इज ड्यूटी, बस उसकी ज्यादा ड्यूटी नहीं है, इतनी ही ड्यूटी उसकी है, इतनी ड्यूटी उसकी देखनी है, बहुत ज्यादा ड्यूटी इसमें नहीं देखने को मिलती। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। हाँ भाई, इसके हम बात कर लेते हैं भाग 7 के बाद भाग 8वां। भाग 8 ज्यादा नहीं है, इसके बाद हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। भाग 8 में बहुत ज्यादा आपको सेक्शंस नहीं देखने, भाग 8 देखिए सीधा 21 से लेकर 30 तक आएगा भाग 8 में। अरे बाप रे, भाग 8 हेडिंग डालिए सीधे तौर पर, भाग 8 सेक्शन कितना है भाई जी, सेक्शन 21 से लेकर 30 तक। सारे आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये विविध होता है, मिसलेनियस होता है, इसलिए जरूरी नहीं होता। मिसलेनियस होता है इसलिए जरूरी नहीं होता, मिसलेनियस होता है, ठीक है, विविध होता है इसलिए जरूरी नहीं बनता। इसमें वो होते हैं जो जिसको कहीं और स्थान नहीं मिला उसको इस सेक्शन में डाल दिया गया, जिसको कहीं और स्थान नहीं मिला उसको इस सेक्शन में डाल दिया गया। ठीक है, फटाफट हम बात करते हैं इसके बारे में, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं बिना किसी परेशानी के। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है 27, आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 27, सेक्शन 27, अपराध की प्रकृति संज्ञेय है, नहीं नहीं वो है असंज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल है। अपराध की प्रकृति, अपराध की प्रकृति, प्रकृति आपको यहां देखने को मिलते हैं, नेचर, नेचर ऑफ क्राइम, नेचर ऑफ क्राइम की हम बात कर रहे हैं, दैट इज असंज्ञेय, असंज्ञेय है ना ये, जहां तक मुझे असंज्ञेय होना चाहिए, असंज्ञेय है, नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल है, मतलब इसमें अगर अरेस्ट किसी का होना है तो अरेस्ट होने के लिए जुडिशरी की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, जुडिशरी की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, ये इसके अंदर पूरा मैटर होता है, असंज्ञेय मामला आपका होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा फटाफट। ठीक है, सेक्शन 28, सेक्शन 28,
दिस एक्ट विल बी कंपाइलेंस इन नो डेरोगेशन, ठीक है, दिस एक्ट विल बी इन कंपाइलेशन विद नो डेरोगेशन, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, एक्ट not in derogation, not in derogation of any other law, not in derogation of any other law, any other law, not in derogation of any other law, इस अधिनियम के द्वारा किसी अन्य अधिनियम की, इस अधिनियम द्वारा, अधिनियम द्वारा किसी अन्य अधिनियम के, अधिनियम द्वारा किसी अन्य अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा किसी अन्य अधिनियम को कम नहीं किया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा, किया जाएगा, जाएगा, ठीक है। सेक्शन 29, इस अधिनियम से संबंधित कानून बनाने की क्षमता समुचित सरकार में है, इस अधिनियम से संबंधित कानून बनाने की क्षमता दोनों में है, अधिनियम से संबंधित कानून केंद्र राज्य दोनों बना सकते हैं कानून, समुचित सरकार द्वारा, समुचित सरकार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार द्वारा मतलब दोनों बना सकते हैं, सरकार द्वारा, समुचित सरकार द्वारा, सीधी बात है, कानून बनाने की क्षमता दोनों के पास है, समुचित सरकार इसमें शामिल होगी, कृपया करके नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंटर होगा, नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंटर होगा पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, ठीक है, केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा सेक्शन 30, लागू होने में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जाना, लागू करने में कठिनाइयों को दूर करना, लागू करने में कठिनाइयों का दूर होना, में कठिनाइयों को, कठिनाइयों को दूर किया जाना, को केंद्र द्वारा दूर किया जाना, केंद्र द्वारा दूर करना, द्वारा दूर किया जाना, दूर किया जाना, दूर किया जाना, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज है ये, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज है ये, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, रिमूव डिफिकल्टीज, पावर टू रिमूव डिफिकल्टी, कि पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज है, डिफिकल्टीज को दूर किया जा सकता है, ठीक है, यहां पे कंप्लीट होता है। अगर आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार है तो फटाफट बताइए, मैं क्वेश्चन की फाइल इसमें इंसर्ट करा लेता हूं। ठीक है, डन, राम राम भाई जी, कंप्लीट है 100%, ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चंस। में आपको कुछ क्वेश्चंस पहले से करा चुका हूं, जैसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को मेरे द्वारा कराया गया है, और यहां पर मैं था सेक्शन 4 के ऊपर में था, यहां से मुझे आपको कराना था, सेक्शन 4 के ऊपर में यहां पर था आपके लिए, फटाफट बताइए, अब मुझे बताओ, यहाँ से क्वेश्चन का करना हम स्टार्ट करते हैं। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, स्पीड में करते हैं, सत्यवीर चौधरी कहने लाग रहे हैं उड़े तो सर थोड़ी स्पीड में ना कर दो हम, ले भाई स्पीड में ही चल रहे हैं हम तो। सेक्शन 4 के अंदर आपको देखने को मिलता है सर, सेक्शन 4 आपको देखने को मिलता है भाग 2 के अंदर, भाग 2 के अंदर एक ही सेक्शन है जिसको कहा जाता है सेक्शन 4, जिसके अंदर एक समिति का गठन किया जाता है, जिसको आंतरिक परिवाद समिति, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन किया जाने की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन की बात की जा रही होती है, जिसके अंदर सदस्यों का कार्यकाल जो होता है सेक्शन 4 के अंतर्गत, 4 के 2 में संरचना बताई गई है, 4 के 3 के अंदर बताया गया है इसका कार्यकाल, कार्यकाल होता है 3 ईयर्स का, कार्यकाल कितना होता है भाई जी 3 ईयर्स का होता है, ठीक है। इसके अंदर महिलाओं जो थी 50% से अधिक महिलाएं होनी चाहिए, इसका अंदर ए होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला सवाल, एवरी एम्प्लॉय ऑफ द वर्क प्लेस शैल बाई एन ऑर्डर ऑफ राइटिंग कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी टू बी नोन एज,
बहुत तगड़े तरीके से बताइए। कार्यस्थल पर प्रत्येक नियोक्ता लिखित आदेश के द्वारा एक लिखित समिति गठित करेगा जिसे जिस प्रकार से जाना जाएगा। भाई ये वही है, ये सेक्शन 4 ही है जो कहलाएगी आंतरिक परिवाद समिति, क्योंकि स्थानीय परिवाद समिति जो होगी यह तो आपकी सेक्शन 5 में है, सेक्शन 4 की बात कर रहा है यार, ये सेक्शन 4 की बात कर रहा है। इसके बारे में आप समझिएगा, बिना परेशानी के इसके बारे में बात की गई है, याद रखेंगे। अगले सवाल पे देखें, अगला सवाल ये रहा, पूछा है एटलीस्ट हाउ मेनी ऑफ द टोटल इंटरनल कमेटी शैल बी द वुमेन। आंतरिक समिति के कुल सदस्यों में से कम कितनी महिलाएं होंगी। आंतरिक समिति के कितने सदस्यों में से कम कितनी महिलाएं होंगी, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। फटाफट बताओ कितनी महिलाएं होंगी, बताइए। देखो महिलाओं की संख्या मैंने बताया 1/2, 50% मिनिमम महिलाएं होनी चाहिए, ये भी चर्चा मैं आपकी कर चुका हूं। आधी पीठासीन अधिकारियों का जो कार्यकाल होगा वो कितना रहेगा, 3 साल का कार्यकाल रहेगा। कितना कार्यकाल रहेगा, 3 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। क्या आप नहीं कर पा रहे, जो बच्चे कह रहे सर हम धाराएं याद नहीं कर पा रहे, क्या तुम इन सवालों को नहीं कर पा रहे, कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको धाराएं याद हो गई होंगी। धाराएं तो याद नहीं है, पर सवाल क्यों कर पा रहे हो फिर, तो वो अभी अभी तो पढ़े हैं, तो 2-3 बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए अगला सवाल है, कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013 की धारा 5 किससे संबंधित है, यदि लोकल कंप्लेंट कमेटी से रिलेट करती है। ये आपकी स्थानीय परिवाद समिति से रिलेट करती है, सीधा हो जाएगा सेक्शन, ठीक है, बिल्कुल एकदम। स्थानीय परिवाद समिति गठित करने का अधिकार किसके पास होता है, हाँ ये अच्छा सवाल है। इसको किसके थ्रू नियुक्त किया जा सकता है, इस समिति को किसके थ्रू नियुक्त किया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए किसके पास ये पावर है। दरअसल ये जो है ये आता है सेक्शन 20 में, सेक्शन 20 के अंदर इसका उल्लेखीकरण किया गया है। सेक्शन 20 है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एक्चुअली ये जिला अधिकारी होता है, जिला अधिकारी होता है, इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मत समझ लेना, जिला अधिकारी अलग होता है, इसके अधीन ही वो नियुक्त किया जाता है। वही मैं कह रहा हूं, गलती मत करना, जिला अधिकारी होता है ये जिला मजिस्ट्रेट वगैरह नहीं होता, ठीक है, याद रखें। आगे हम पूछ रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इंक्लूडेड लोकल कंप्लेंट कमेटी, एक उसमें क्या होता है, जो स्थानीय परिवाद समिति होती है इसके अंदर कौन कौन शामिल होता है, इसके अंदर कौन कौन शामिल होता है, इसकी संरचना किस किस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। जैसा मैंने बताया, एक चेयरपर्सन होगा, बिल्कुल होगा, एक मेंबर होगा जो वुमेन वर्किंग है, ठीक है, ब्लॉक या तालुका में वो होगी, एक मेंबर होगा जिसको कानून की जानकारी हो, अरे सारे होंगे भाई रे, ऑल ऑफ द अबव होगा। कहां लिखा हुआ है सर, ये भी सेक्शन 5 में है, सेक्शन 5 की संरचना में ही बताया गया है। चलिए 6वां सवाल है, स्थानीय परिवाद समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कितनी महिलाएं सदस्य होती हैं, इसके बारे में पूछा गया है। एससी, एसटी या ओबीसी से रिलेटेड एक ही होती है, एक ही महिलाएं होती है जिनको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, माइनॉरिटीज के राइट्स के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी महिला को होनी चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए, महिला को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, Which section of sexual harassment of women at the workplace prevention prohibition and redressal act 2013 is related to the grant of the audits। अरे ऑडिट्स वगैरह के बारे में बात करें, ग्रांट्स और ऑडिट्स के वगैरह में बात करें, वो आपको सेक्शन 8 में देखने को मिलता है, मैंने पढ़ा रखा है, देख लेना ना तो जाके, ठीक है। पूछा है पीड़ित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद घटना की अवधि के भीतर समिति को लिखित रूप में कार्रवाई करा सकती है, कितनी तारीख से, कितना समय मिलता है कंप्लेंट दर्ज कराने का, ठीक है, फटाफट बताइए। सीधे तौर पर बताया गया 3 महीने इसके अंदर रहते, 3 महीने का समय इसके अंदर रहता है, सीधे तौर पर इसमें याद रख लेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, 3 महीने का अवधि का समय मिलता है। नेक्स्ट अगला सवाल, यदि पीड़ित महिला अपनी शारीरिक या मानसिक अक्षमता या मृत्यु या अन्य कारणों से परिवाद करने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में कौन परिवाद दर्ज करा सकता है, ये एक अलग से क्वेश्चन बनेगा, इसके बारे में मैंने आपके साथ चर्चा नहीं की है, मैं यहां पर कर देता हूं, ठीक है। चलिए फटाफट बात बताइए, यहां पे मैं चर्चा कर देता हूं। ऐसी कंडीशन होगी तो शिकायत कौन दर्ज कर सकता है, भाई कोई भी कर सकता है, कानूनी अधिकारी भी, कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, दोनों ही कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी वो इंक्वायरी करेगी कितने पीरियड के अंदर, आंतरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति जांच कितने दिन के भीतर इनको जांच पूरी करनी होती है,
कितने दिन के भीतर इनको जांच पूरी करनी होती है? 2 महीने का समय मिलता है जांच पूरी करने के लिए, 60 दिन का समय मिलता है इनके पास। 60 दिन के समय के अंदर इनको पूरी रिपोर्ट दर्ज करानी होती है। इंटरनल कमेटी पूरी रिपोर्ट 60 दिन में दर्ज करा देगी, 60 डेज का समय इनको मिलता है। अगला सवाल है, ये जो एक्ट है इसको राष्ट्रपति की असेंट कब मिली थी? इस एक्ट को राष्ट्रपति की असेंट कब मिली थी, फटाफट बताइए यार, ध्यान से देख लेना। कल के मतलब लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है, 22 अप्रैल 2013 उसमें मैंने दे रखा होगा, और मैंने बता रखा होगा कि एसेंट राष्ट्रपति की मिली ही 22 अप्रैल को है। चाहे तो आप देख सकते हैं, चाहे तो रुको मैं दिखा भी देता हूँ। इसको मैंने पढ़ाया है, सेम इसी तरीके से मैंने पढ़ाया है। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, प्राइम लेवल पे पढ़ा रहा होता हूँ, जाके पढ़ लेना। ये लिखा हुआ, ठीक है, कि राष्ट्रपति की एसेंट जो मिली हुई है 23 तारीख को मिली थी ना, 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को मिला था, 22 लिख रहा, 23 लिख लेना, 23 लिख लेना, 23 अप्रैल 2013, बात खत्म हुई। ठीक है, 23 अप्रैल लिख लेना 2013, कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम का सोचोगे कि क्या कुछ कैसे है, सीधा लिखो 23 अप्रैल। कार्यस्थल पर महिलाओं के अंदर एक्ट नंबर कौन सा था? 14वें नंबर का एक्ट था ये, 2013 का 14वें नंबर का एक्ट था ये। Who among the following shall be the presiding officer of the internal committee? जो इंटरनल कमेटी बनाई जाती है इसके अंदर प्रेजाइडिंग ऑफिसर आपका कौन होगा? इसके अंदर प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? मैंने बताया प्रेजाइडिंग ऑफिसर के बारे में। कौन सी वाली कमेटी है? इंटरनल कमेटी है। इंटरनल कमेटी सेक्शन 4 क्लॉज 1 बताया गया अधिकारी कौन होगा? वुमेन एम्प्लॉयड एट द सीनियर लेवल एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर वरिष्ठतम स्तर पर कार्यरत महिला, जो सबसे टॉप लेवल पर कार्यरत महिला होगी वो इसके अंदर शामिल होगी। हाँ भाई, मैंने 23 अप्रैल लिखा है तो 23 ही लिखना उसमें, 22 कतई करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका बनता है लैंडमार्क डिसीजन जो आता है सुप्रीम कोर्ट का, वो किस मैटर पे आता है? सर, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस था, उसी के बेसिस पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, आपने ये देखा होगा, इसके बारे में चर्चा भी कर चुका हूं। ठीक है, अरे ये तो लास्ट क्वेश्चन भी मैंने बता ही दिया। अच्छा, ये मुझे बता देना, अब होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए ये है, हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार किससे संबंधित मामला है? ये लास्ट क्वेश्चन हो गया ना, किससे रिलेटेड मैटर है, किससे रिलेटेड मैटर है ये आपको बताना है। दिस मैटर इज रिलेटेड टू होम, किस केस से रिलेटेड ये मैटर है, ये आज का आपका क्वेश्चन है जो होमवर्क में आपको बताना है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू। ओके, आपका ये जो एक्ट है ये भी पूरा हो गया है। अब कोशिश की जा रही है कि आपकी रेगुलरली क्लासेस वगैरह की जाएं, कंडक्ट रेगुलर क्लासेस की जाएं। आप जो मैंने कहा था ना कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, वो बात सुन लीजिए। बात क्या है? बात ये थी कि मैं रात को, हर रात में 10 बजे मैं सोच रहा था, रात में 10 बजे पेन टैब पर एक क्लास ले लूँ मैं आपके लिए। रात में 10 बजे पेन टैब पर आपके लिए क्लास ले लूँ। ठीक है, रात में 10 बजे मेरा ऐसा मानना था कि मैं पेन टैब पर आपके लिए बीएनएस की प्रैक्टिस ले लूँ। पेन टैब पर बीएनएस की प्रैक्टिस ले लूँ या पॉलिटी की प्रैक्टिस ले लूँ, ठीक है, या कंप्लीट जीके जीएस यूपीएसआई जीके जीएस की प्रैक्टिस ले लूँ यूट्यूब पर, वो भी। ठीक है, इसमें आप बताना पेन टैब पर, उसमें क्या है कि वीडियो नहीं चलेगी, मैं ऐसे ही रहूंगा। पेन टैब पर आपको मतलब वीडियो दिखाई देती रहेगी और मेरी आवाज़। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी इस बात को पूरी तरीके से समझ पा रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम देखेंगे बीएनएस के धुआंधार 100 सवाल। हाँ, लेकिन वो रोज रहेगी। ठीक है, ठीक है, याद रखना यूट्यूब पर ही रहेगी क्लास। ठीक है, हाँ, रुपए भेज रहे हो क्या थोड़े बहुत? चैट में रुपए भेज रहे हो? फिर एक शायरी हो जाए। नहीं, अब तो शायरी लोकेश भाई आपकी महिला मित्र ही आपको सुना सकती हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप सभी एग्री हैं तो एक बार कमेंट कर देना, उसके हिसाब से रात के 10 बजे मैं क्लास लेने के लिए रेडी हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।